अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पेज की क्लास नंबर 39 है। 39वीं क्लास है आज, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट हमने शुरू कर दी थी, बेसिक्स कंप्लीट कर ली थी। इंटरमीडिएट का पार्ट 1 इंटरमीडिएट का पार्ट 1 ही हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स के बेसिक्स को देखा था कि ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम फर्दर उसमें मूव करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट्स के बेसिस का ही ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, स्पेशली इन जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जो भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कंसोल डॉट लॉग हो, चाहे वो अलर्ट मेथड क्यों ना हो, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। इवन अरे जो आप यूज़ करते हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया हुआ था कि अरे जो है वो ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उसके साथ कुछ मेथड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो कि मेथड्स प्रॉपर्टी किसका पार्ट होती हैं? ऑब्जेक्ट का पार्ट होती हैं। तो अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारी ये ऑब्जेक्ट के बेसिक्स की दूसरी क्लास है। तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर लूँ। अच्छा, कोई लैग वगैरह तो नहीं आ रहा आवाज़ में? ये काइंडली कंफर्म करें। नो सर, सही आ रहे हैं। अच्छा हनीफ, कहीं भी लैग दिखे ना थोड़ा-सा भी मुझे इन्फॉर्म कर देना। हमज़ा आप भी, ठीक है? ओके सर। सही। जी, जी हमज़ा भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा सही हो गया। ठीक है, मुझे बस जैसे ही आवाज़ में लैग आने लग जाए मुझे बता देना, ताकि रिकॉर्डिंग देखने वाले को मसला ना हो, वरना वो बाद में आवाज़ लैग हो रही होती है, फिर पता ही नहीं चलता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट लेक्चर 2 है हमारा ये, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के बेसिक्स का पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है? तो उसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। भई सबसे पहले कि भई ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, उसमें हम डायनामिकली कोई भी प्रॉपर्टी कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी तो हम ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट बना रहे हैं ना, उसी के अंदर ही मतलब फिक्स्ड प्रॉपर्टी रख रहे हैं। पर बाद में हमें कोई प्रॉपर्टी को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है? अगर आप चाह रहे हो कोई प्रॉपर्टी को रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे? वो देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे कि अरे में हमने देखा था कि अरे मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मैं क्या बात कर रहा हूँ ये हनीफ, कि अरे जो है मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसका क्या मतलब है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है। सर मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपने अंदर रखता है। वो तो रखता है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक से ज्यादा डेटा टाइप्स की वैल्यूज को, इसका क्या मतलब है? सर मतलब स्ट्रिंग और नंबर वगैरह वो सारी डेटा टाइप्स को अपने अंदर रख सकता मतलब है। क्या अरे अपने अंदर एक अरे रख सकता है? रख सकता है। नहीं, नहीं, हनीफ भाई से पूछ रहा हूँ। हनीफ भाई, क्या अरे अपने अंदर सर अरे रख ये सकता है? सर रख ये सकता है। अभी अच्छा। मैंने मैंने आपको पता है, करके दिखाया भी था। अरे अपने अंदर ऑब्जेक्ट को भी रख सकता है, अरे अपने अंदर मतलब, क्योंकि वो डेटा टाइप है ना सारी, क्या है? डेटा टाइप है ना, अरे क्या है? एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप ही आप समझ लें। ठीक है? डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, इंटीजर हम यहाँ पर नंबर बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में नंबर को इंटीजर बोलते हैं। स्ट्रिंग्स हो गए, उसी तरीके से अरे और जो है ऑब्जेक्ट, ये भी डेटा टाइप्स ही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, उसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम देखा था भाई, हमने सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग के साथ देखा था। आज हम उसके अंदर अरे भी डालेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट भी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आप रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना, रियल लाइफ में काम आजकल जो जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं, वो जो भी डेटा हम सर्वर से लेते हैं या सर्वर से मंगाते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मैं आपकी आज आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा उसकी ना, कि वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें डेटा मिलता कैसे है। तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद सॉरी मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे बस 2 मिनट दें।
अच्छा, सॉरी वो कॉल आ गई थी मुझे। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज़ को रख सकते हो, ठीक है? इसका ये मतलब है कि आप नंबर भी उसके अंदर रख सकते हो, उसके अंदर आप जो है क्योंकि वो क्या है डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे रखते हो, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर का काम ये होता है जैसे कि अरे है, अरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और ऑब्जेक्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। ऑब्जेक्ट और अरे में क्या फ़र्क है? हनीफ, ऑब्जेक्ट और अरे में क्या फ़र्क है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सर एरे में हम मतलब मल्टीपल वैल्यूज को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट एरे जो है वो एक समझ ले कि ऑब्जेक्ट ही है। नहीं, फ़र्क क्या हुआ? उसमें डिफरेंसेस क्या है? मैं लास्ट क्लास में बताए भी थे। हमज़ा आप कुछ बताना चाहेंगे, इस पे ऐड करना चाहेंगे? सर इंडेक्स का, सर अगर एरे की वैल्यूज को हाँ, हमें हाँ। एक्सेस करना है तो इंडेक्स का यूज करेंगे, और उसमें हम प्रॉपर्टी का नेम नेम को यूज करेंगे। राइट। और क्या फ़र्क बताया था मैंने? एक और इम्पोर्टेंट फ़र्क भी था उसमें। एक और डिफरेंस भी था, अगर आपको याद हो तो। हमज़ा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अरे और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? एरे जो है ना वो हम ब्लॉक में 1 सेकंड। जी एक मिनट, जी, जी। 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी, सॉरी। हाँ, मैं कहाँ था? जी, हमज़ा। मेरी आवाज़ आ रही है हमज़ा? हनीफ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, जी, जी, फ़र्क जी, ये जी, था जी, 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 जी। जी, बताएँ। वो जो है ऑब्जेक्ट वो कर्ली ब्रेसेस में होता है, और दूसरा हम ब्लॉक्स को में लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। एरे जो होता है वो दूसरी ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक में ब्रैकेट। होता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। एरे जो होता है वो ब्लॉक में लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और एक्सेस जहाँ तक बात है, एरे जो है इंडेक्स से एक्सेस होता है, जबकि दूसरा जो है ना ऑब्जेक्ट वो डॉट भी उसका एक मेथड है, और एक दूसरा भी मेथड है जो हम बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि अरे जो है ना, अरे और ऑब्जेक्ट में फ़र्क ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप उसकी इंडेक्सेस को नाम दे रहे हो, ऐसा समझो। जैसे कि अरे के अंदर आप वैल्यूज़ को रखते हो, पर वो वैल्यूज़ किसी न किसी इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यूज़ जाके वहाँ फिट हो जाती हैं। पर ऑब्जेक्ट में क्या है कि आप उन इंडेक्सेस को नाम दे रहे हो सिंपल, ठीक है? की वैल्यू पेयर का चक्कर होता है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद दूसरा फ़र्क ये था कि भई अरे अरे के अंदर आप फंक्शन को नहीं बना सकते अरे के अंदर, ठीक है? पर ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को बना सकते हो, तो ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है भाई प्रिमिटिव वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू, ठीक है? ये क्या चीज़ होती है? किसी ने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, सी प्लस प्लस या जावा, तो उनको इसका पता होगा प्रिमिटिव वैल्यू क्या चीज़ है, रेफरेंस वैल्यू क्या चीज़ है। उसके बाद आती है भाई पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई दिस का, ये बड़ा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, ये मैं बता दूँ, ये बड़ा कन्फ्यूज़ करता है। पर मैं इसको इतना सिंपल कर दूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। ये व्हाट इज़ दिस कीवर्ड इन जावा, मतलब दिस कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड हर लैंग्वेज में होता है। जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस में है या नहीं मुझे नहीं पता। पर आपको ये मेजरली मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है ना, जैसे कि जावा हो गई, जावा के अंदर मैंने देखा है दिस को।
उसके अलावा अगर आप पीएचपी को बिठा लें, आई थिंक पीएचपी के अंदर भी है। तो दिस का क्या मतलब होता है वो देखेंगे। उसके बाद फैक्ट्री फंक्शन एक चीज होती है। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फैक्ट्री फंक्शन हम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मल्टीपल तरीके होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को बनाने के। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था उसको कहते हैं लिटरल तरीका। ठीक है, लिटरल वे ऑफ मेकिंग एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। मुझे पता है अभी आपको सारी चीजें बाउंसर हो रही होंगी, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक हमारा एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी को डायनेमिकली कैसे ऐड करते हैं। आप डायनेमिकली ऐड करने का क्या मतलब है? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, कोई भी नाम दे सकते हो, एक वेरिएबल की तरह ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये कर्ली ब्रेसेस खोलते हो। अरे की क्या पहचान होती है? अरे की पहचान ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, ये अरे की पहचान है। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? ये कर्ली ब्रेसेस, जिसको आप ब्लॉक भी बोलते हो। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जिसको बोलते हो आप। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की पहचान है। अभी क्या मैंने बनाया है? ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? खाली ऑब्जेक्ट है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को बना लेता हूं मैं, जैसे कि नेम। और आपको पता है यहाँ पर कैसी बनती है नेम और कॉलन। असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह आप कॉलन लगाते हो, उसके बाद उसकी वैल्यू देते हो, क्योंकि की और वैल्यू का चक्कर होता है। की और वैल्यू का पेयर होता है ऑब्जेक्ट, आपको पता है। उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज बनती है, वेरिएबल्स बनते हैं, वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। तो ये की है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके अब बाद जो यहाँ पर आएगा। ये आपने अब आपने जो ये नेम लिखा है ये की है, और आगे जो जेत लिखा है ये इसकी वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सीएसएस में हमने देखा था ना, सीएसएस में कैसे करते थे हम? सीएसएस की प्रॉपर्टीज हम देते थे तो कैसे देते थे? ऐसे ही देते थे ना, इस फॉर्म में। तो ये की होती थी, ये उसकी वैल्यू होती थी। तो सेम वही फंडा है यहाँ पर भी। उसके बाद आप यहाँ कोमा लगाते हो। कोमा क्या करता है? कोमा उसको सेपरेट करता है दूसरी प्रॉपर्टी से। अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो आपको एरर दे देगा ये। अगर आपको न्यू प्रॉपर्टी लिखनी है, जैसे कि एज, आपको ये एरर दे देगा। ये देखो, ये कह रहे हैं भाई कोमा लगाओ, कोमा एक्सपेक्टेड। कोमा क्या करता है? जैसे सेमीकोलन काम करता है ना, वैसे ही कोमा यहाँ पर काम करता है। आप सेमीकोलन का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते, उसके बाहर कर सकते हो। आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के बाहर है, पर ऑब्जेक्ट के अंदर आप सेमीकोलन का यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है। अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी इसको वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, देखो एरर चला गया। देखो, आप यहाँ पर तो दे सकते हो, पर यहाँ अंदर इसको नहीं दे सकते। ये बात आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है, मैं और उसमें प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी तो भले कोमा नहीं लगाओ। ठीक है, कोमा छोड़ दो। अगर लास्ट प्रॉपर्टी है तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा। अगर इसको कंसोल करूं मैं, पूरे ऑब्जेक्ट को देखना हो तो क्या करूंगा? सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम। अगर मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को देखो, मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट इसने दे दिया कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है। एज नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है 20। नेम नाम की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है चीत। ठीक है, और ये प्रोटोटाइप क्या है इसको भी छोड़ो, ये एडवांस का पार्ट है। ये प्रोटोटाइप होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसको अभी इग्नोर करो, ये समझो है ही नहीं। अभी आप इस पे फोकस करो कि एज और नेम ये क्या चीज है। ठीक है, अगर मुझे नेम को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा अनिफ? मुझे अगर नेम को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा? सर डॉट लगा के नेम लिखेंगे। डॉट लगा के नेम लिखूंगा। नेम लिखा तो ये आ गया मेरे पास, सिर्फ जीत आ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ जीत को ही एक्सेस करना था। कोई आया है क्या अभी? 7 भाई आ गए। अच्छा, मेरी आवाज कट तो नहीं रही? क्योंकि मैं थोड़ा इंटरनेट से दूर बैठा हूँ, तो मुझे बताएं आवाज कहीं कट हो रही और है क्या? सर तकरीबन सही है। अच्छा, ठीक है, तो ये आ गई, एक्सेस हो गई। अच्छा, अब मुझे अगर नई प्रॉपर्टी डालनी हो तो मैं कैसे डालूंगा? अभी देखो, नेम जीत और एज 20 आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डालूं डायनेमिकली। अभी मैं क्या कर रहा हूं? सारी प्रॉपर्टी इसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा हूं ना। मैं अगर नेशनलिटी लिखूं यहाँ पर, तो मैं क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा हूं इसको। ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ना लिख के उसको बाद में लिखूं। बाद में क्या मतलब है कि यहां पर लिखूं बाहर। तो वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और जो प्रॉपर्टी आपको नई बनानी है, वो उसको लिख दो यहाँ पर, जैसे कि नेशनलिटी।
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। तो ये देखो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर अब क्या क्या आ गया, नेम आ गया, एज आ गया और ये नेशनलिटी भी आ चुकी है। पर आप ये नोट करो कि नेशनलिटी मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखी है, मैंने ऑब्जेक्ट के बाहर लिखी है डॉट करके, फिर ये प्रॉपर्टी का नाम लिखा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है पहले से और आपको डॉट करके एक्सेस करे तो वो एक नई प्रॉपर्टी बना लेता है, वो एक ऑब्जेक्ट नई प्रॉपर्टी बना लेता है। जैसे को नेशनलिटी नाम की कोई भी इसके अंदर प्रॉपर्टी थी नहीं, ठीक है, अंदर जब हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया था, तो मैंने बाद में जाके बनाई है इसको, बाद में इसको कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेशनलिटी। आपको पता है ऐसे हम एक्सेस करते हैं। तो अभी ये नेशनलिटी नाम की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो क्या करेगी जावास्क्रिप्ट, ये सबसे पहले नेशनलिटी नाम की एक प्रॉपर्टी बनाएगी, उसके अंदर फिर ये वैल्यू को असाइन करेगी। और ये बाहर कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये बाहर कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर करता तो कॉलन लगता। ये बात समझ में आ रही है हनीफ, हमजा? जी सर। ठीक है, जी जी ठीक। अभी ये काम करते हैं, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। अभी मैं बनाता हूं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सिंपल, बस ये आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डायनेमिकली चीजों को ऐड करा, तो कैसे करोगे, ओबीजे, अब मुझे नेम की प्रॉपर्टी इसके अंदर डालनी है। अभी आप अगर देखोगे ना इसको कंसोल डॉट लॉग करके, ये आपको खाली देगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो खाली ऑब्जेक्ट दे रहा है, नथिंग इज देयर, ओनली इस प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को अभी भूल जाओ क्या चीज है, प्रोटोटाइप को छोड़ो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसके अंदर नेम चाहिए, ठीक है। अब बायर बना रहा हूं तो ये असाइनमेंट का यूज कर सकता हूं मैं, नेम जीत, और बायर हूं तो मैं सेमीकोलन का यूज कर सकता हूं, ओबीजे डॉट एच 23। ये देखो, पर अभी भी मुझे ये खाली दिखा रहा है, खाली क्यों दिखा रहा है, इसका क्या लॉजिक है? अगर पुरानी क्लासेस आपको याद होंगी तो जवाब दे दोगे हनीफ, ये खाली क्यों दिखा रहा है अभी भी, अभी तो मैंने प्रॉपर्टी डाल दी है। सर आपने कंसोल जो है वो ऊपर लिखा है तो नीचे ऊपर लिखा लिखा है। है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ के एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि रन टाइम पे चलती है नहीं, कंपाइल तो हो नहीं रही है, तो रन टाइम पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको अभी तो खाली मिला है, बाद में जाके एड किया, तो बाद में जाके मुझे इसको कंसोल करना पड़ेगा। अब मैं इसको कंसोल करूंगा तो मुझे जो आउटपुट चाहिए वही मिलेगा। ये देखो नेम और एज ये आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड करते हैं कोई भी न्यू प्रॉपर्टी। अगर आपको डायनेमिकली ऐड करनी हो, आप नहीं चाह रहे हो कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाओ तब उसके अंदर वो चीजें डालो, तो आप ये तरीका यूज करते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है साद भाई, हमजा भाई, हनीफ, ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू, यस सर। 100% क्लियर है, जी सर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज को डाल तो दिया है, अब रिमूव भी तो करना होगा ना बाद में। अगर आपका मूड हो गया यार कोई प्रॉपर्टी को मैं रिमूव करना चाहूँ डायनेमिकली, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मैं ये उठा लेता हूँ, ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं अभी, रिमूविंग एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब रिमूव करने का प्रोसेस देखते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। आपको पता चल गया कि भाई ऐड ऐसे करते हैं, बाद में जब ऐड करना हो, रिमूव करना हो तो एक तो तरीका ये है कि यहीं से ही प्रॉपर्टी को उड़ा दो ये तो भाई सिंपल एंड सादा तरीका है, पर मैं चाह रहा हूँ कि बाद में जाके उड़ाऊं इसको, कैसे उड़ाऊंगा, ठीक है। ये आपका सवाल होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ सिंपलिसिटी के लिए। तो बाद में उड़ाने के लिए आपके हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसको कहते हैं डिलीट, ये कीवर्ड आता है हमारे पास। और डिलीट के आगे आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हो ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो देखो नेम की जो है मेरे पास वो अभी उड़ चुकी है, ठीक है, नेम की प्रॉपर्टी गायब हो चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं एज भी कर दूंगा ना, ऑब्जेक्ट डॉट एज, तो ये एज को बढ़ा देगा तो खाली ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसने नेम और एज की प्रॉपर्टी दोनों को परमानेंटली डिलीट कर दिया। अगर आप बाद में चाहो ऐड करना तो कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि नेशनलिटी, नेशनलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तान। अभी देखोगे नेशनलिटी आ चुकी है, अब नेशनलिटी को मुझे डालना तो कैसे करूंगा, सेम वही तरीका, डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट नेशनलिटी। ये देखो
समझ में आया? तो डिलीट करने के लिए सीधा साधा हमारे पास डिलीट का ऑपरेटर है, और डिलीट का ऑपरेटर सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के लिए यूज होगा। आप इससे और चीज डिलीट नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन आप चाह रहे हो, आपका मूड हो रहा है कि कोई नॉर्मल फंक्शन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट का फंक्शन तो आप डिलीट कर सकते हो। यूजर नेम मैं मतलब अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। फंक्शन डॉट लॉग, ठीक है, इसको आप उड़ा सकते हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो वो उड़ सकता है। ये देखो, ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा तो उड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है और आप चाह रहे हो इसको डिलीट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ये बात आपको याद रखनी है। आप ऐसे कर रहे हो डिलीट नेम, तो भाई ये काम नहीं करेगा। ये देखो सिंटेक्स एरर, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? मुझे बताओ। कोई सवाल यहां तक तो हो तो पूछो, क्योंकि आगे हमारी जो चीजें शुरू होने वाली थोड़ी एडवांस है, वो इतनी भी एडवांस नहीं है अभी। ये अभी इसको भी देखना है, ये भी थोड़ा सिंपल ही है, ठीक है। भाई मुझे बताओ, क्लियर है? हनीफ, साद, हमजा, जी सर। ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखते हैं कि भाई मल्टीपल डेटा टाइप्स को कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे कि एरे के अंदर, अब एरे से शुरू करते हैं हम, ठीक है ना, ताकि हम उसको लेके चले। ये मैं लेके आ जाता हूँ इसको। एडिंग मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एरे की मिसाल देख लेते हैं। एरे के अंदर मैं क्या बता रहा था, एरे को पता है आपको बनाने का तरीका क्या है? ये एम्प्टी एरे बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मल्टीपल डेटा टाइप का क्या मतलब है कि अभी कोई नंबर वैल्यू मैंने डाल दी, इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये डबल कोट्स के या सिंगल कोट के अंदर होगी तो ये स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये डेटा टाइप भी मैंने डाल दी। मल्टीपल डेटा टाइप डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, ये देखो, देख रहे हो? इसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है, मुझे अलाउ करेगा जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर आप एक एरे भी डाल सकते हो, ये देखो, एरे के अंदर एरे, ठीक है। इसके अंदर आप बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हो। तो क्या मल्टीपल डेटा टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को आप एक एरे के अंदर डाल रहे हो। समझ में आ रही है बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सर ये हनीफ, जो आपने साद, एरे सर ये जो सर हाँ आपने हाँ, एरे और सर एक क्वेश्चन है, अगर हम एरे को एक्सेस करना चाहें तो ये भी इंडेक्स से ही एक्सेस होगा? वो बताता हूँ मैं, बिल्कुल वो बताता हूँ मैं। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है? मैं डिफरेंट डेटा टाइप आपको दिखा दिए हैं इसके अंदर, एरे के अंदर रख के। सर ये आपने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाला है तो इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा? मैं बताता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का नेम वही इंडेक्स नंबर होगा। ये किसी ना किसी इंडेक्स पे पड़ा होगा, इसका कोई नाम नहीं होगा। ये अच्छा इंडेक्स सर। नंबर होते हैं एरे में, आपको पता है। इंडेक्स से ही एक्सेस होगा, क्योंकि ये भी डेटा कोई स्पेशल आसमान से उतर के नहीं आया है। जैसे ये जीत है, ये भी कोई इंडेक्स नंबर बैठा हुआ, तो उसी तरीके से ये भी कोई ना कोई इंडेक्स पे बैठा होगा। ये भी कोई ना कोई इंडेक्स पे बैठा हुआ। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल है। इसको आप लोग खुद आर्ट बनाते हो कि यार ये तो सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, पर हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? यानी सात भाई आप बताएं, ये ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? सर ये ट्रू में पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, ये एक बूलियन क्वेश्चन वैल्यू, है। जी जी, सर ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे को डाल सकते हैं? बिल्कुल वही समझाने जा रहा हूँ ना मैं अभी। मैं एरे की मिसाल देके फिर उस ऑब्जेक्ट पे आने वाला था। आप डाल सकते हो, जैसे आप एरे के अंदर, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्या है आप समझो कि वो थोड़ा एडवांस वर्जन है एरे का, ठीक है। एरे के अंदर आप फंक्शन नहीं रख सकते हो, पर ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो। एरे के अंदर आप उसकी जो इंडेक्सेस को नाम नहीं दे सकते हो, पर ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस इंडेक्सेस को नाम दे सकते हो। तो ये थोड़े थोड़े फर्क है। आप समझो ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांस फॉर्म एरे ही है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। अब आपके यूज केस पे डिपेंड करता है आप किसके लिए यूज करते हो इसको, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे भाई? मुझे बताओ, ये बूलियन वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है हनीफ? ये बूलियन वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है? सर हनीफ 4। मेरी आवाज आ रही है? फोर्थ इंडेक्स पे पड़ी हुई है, जबरदस्त। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर मुझे, मैं कंसोल करता हूं इसको ताकि हम देख भी सके कौन सी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर मुझे जीत को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 पे जाऊंगा, तो ये देखो जीत आ गया। ठीक हो गया। उसी तरीके से मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा, ये देखो 2। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। अब इस ऑब्जेक्ट की इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको पता है आपके पास ये ऑब्जेक्ट, तो अभी आपको पता है जावास्क्रिप्ट इसको क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है उसमें कन्वर्ट कर देगी इसको। मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आप ऐसा समझे, ये एवेल्यूट हो गए, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बिहाइंड द सीन। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो डॉट नेम करके। ये देखो जीत आ गया। बात समझ में आ रही है ये फंडा? तो आप यहां पर क्या करो, डॉट करके नेम करो। ये देखो आ गई वो वैल्यू मेरे पास, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट तो मिल गया ना यहाँ पर। देखा आपको एरे जैसा रहा है, पर ये जब एक्सप्रेशन, जब ये बिहाइंड द सीन चलेगी, जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ेगी, तो इसकी जगह पे इस ऑब्जेक्ट को रख देगी। जैसे कि इसकी जगह पे जीत को रख रही है ना, ये आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है, ये जीत दिख रहा है, ये थोड़ी दिख रहा है हमें, एरे 1 थोड़ी दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इसकी जगह पे हटा के उस वैल्यू को लेके आ जाती है, क्योंकि कंसोल क्या है, कंसोल वही चीजें दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? ये फंडा समझ में आ रहा है? ये फंडा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यार ये एरे से ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। हनीफ, साद भाई, जी सर आ हमजा, रही। समझ में आया? जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि ये जीत को एक्सेस कर रहा हूं मैं, या इसको ही देख लो 12। ठीक है, तो ये 12 आ कैसे रहा है? जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जैसे इसको पढ़ेगी, वो जाएगी यहाँ पर, देखेगी 12 पड़ा हुआ है, इसको हटा के यहाँ पर 12 ला देगी। ठीक है, आ गया 12, सिंपल। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट जैसे ही ये इंडेक्स को पढ़ेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पे आप डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डॉट लगा के, लाइक मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ओबीजे डॉट नेम। उसी तरीके से आप समझे कि ये ओबीजे, यहाँ पर ओबीजे आ चुका है, इसकी जगह पे वो ओबीजे आ चुका है, और डॉट नेम करके आप उसको एक्सेस कर रहे हो। ये फंडा समझ में आ गया तो आपको आगे मसला नहीं होगा। मेन चीज है आपको ये समझ में आ जाए। उसी तरीके से अगर मुझे एरे को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा? अभी ये तरीका, अब ये आप बताओगे ये कैसे होगा, क्योंकि अब इतना मैंने समझा दिया है। अब इस एरे की मुझे सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना तो कैसे करूंगा? हनीफ बताओ, अगर वो ऑब्जेक्ट वाला फंडा समझ में आ गया आपको, तो ये भी आप बता दोगे? जी सर हनीफ। ये जो आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग एरे, उसके बाद लिखेंगे 0 1 3, एरे के अंदर लिखेंगे 3, और उसके बाद डॉट पूरा 2। एरे, डॉट डॉट ऑपरेटर लगेगा भाई, सर एरे आएगा। नहीं, ऐसे डॉट नहीं। एक्सेस करेंगे, ऐसे एक्सेस करेंगे, ओ- एरे को एक्सेस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है मैं क्या बता रहा हूं, कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट इस लाइन को पढ़ेगी, इस लाइन पे क्या लगा देगी वो, ये एरे को लाके पटक देगी यहाँ पर। वो क्या करेगी, ये एरे को लाके यहाँ पर पटक देगी। आप समझे कि इसकी जगह पे अब ये एरे आ चुका है। अब एरे आ चुका है तो आपको पता है एरे को आप एक्सेस कैसे करते हो। ये देखो सेम आउटपुट 2 चाहिए था ना, तो 1 पे पड़ा हुआ है वो, ये देखो। ये फंडा समझो बस, वो सिंपल है। अब बताओ आप कैसे एक्सेस होगा ये, मुझे बताओ दोबारा। मुझे 4 वैल्यू को एक्सेस करना है ये वाली, तो कैसे करूंगा? सर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखेंगे। जबरदस्त, ये देखो 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? ये फंडा समझ में आ गया तो ऑब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो, यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?
ठीक है, अब एरे पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पे, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे करते हैं, वॉर ओबीजे, ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है हमारे पास। तो यहाँ सबसे पहले नेम जीत, और यहाँ एड्रेस ले लेता हूं मैं। तो एड्रेस में आपको पता है मल्टीपल चीजें हमारे पास होती हैं, तो मैं यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और इसमें क्या होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट, मतलब नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही है, ये समझे। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि एड्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। स्ट्रीट नंबर 12, कोमा, वही ऑब्जेक्ट है तो वही सिंटेक्स चलेगा, कोमा वाला, ठीक है। स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर फॉर सपोज 50, ठीक है। उसके बाद एक एरे बना लेते हैं, फिर हॉबीज, म्यूजिक, सिंगिंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप ऐसे बनाते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स यहां पर रखते हो। इज अलाइव, मतलब क्या वो बंदा जिंदा है या मर गया, तो भाई जिंदा है तो ट्रू लिखेंगे। क्या है, तो ये मेरे बारे में पूरा डिटेल लिखी हुई। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी पर्सन के बारे में डिटेल, किसी भी एंटिटी के बारे में आप डिटेल एक जगह पे रख देते हो। तो ये क्या, पूरी डिटेल मेरे बारे में आप ऐसा समझे, ठीक है। ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब इसके एक्सेस करने पे आएंगे फिर, कि एक्सेस कैसे किया जाता है। जी, हनीफ, हमजा, साद, यहाँ तो कोई सवाल। जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है, एक्सेस पे आते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, तो अगर मुझे नेम को एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता था, नेम को एक्सेस करना होता तो कैसे करता था साद भाई, ये नेम वैल्यू को एक्सेस करना तो कैसे करूंगा। सर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, आगे, तो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। हाँ, ओबीजे लिखकर आप डॉट लगा के नेम लिखेंगे। आगे, ठीक है, नेम लिख दिया, आ गया मेरे पास, जबरदस्त। उसी तरीके से अगर एड्रेस को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा, यानी आप बताएंगे, एड्रेस को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा। सर ओबीजे डॉट एड्रेस। तो ये क्या करेगा, पूरा ऑब्जेक्ट उठा के मुझे दे देगा। अब ऑब्जेक्ट आ गया है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे, अब बताओ। सर एड्रेस डॉट स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर। जबरदस्त, मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, इसलिए मैंने उसका सहारा लिया था। देखो स्ट्रीट नंबर मेरे पास आ गया। और अगर मुझे हाउस नंबर देखना होता तो कैसे देखूंगा, डॉट लगा के हाउस नंबर, सिंपल, ये देखो। हाँ, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, अनडिफाइंड सर आपने हाउस स्पेलिंग। हाउस नंबर लिख दिया था। अच्छा, ये देखो 50, समझ में आ गया फंडा। तो ऐसे एक्सेस होता है। अगर यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट होता ना, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट होता, मतलब फ्लैट नंबर देख लो, और यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है, और यहाँ पर नेम दे दिया, नंबर दे दिया आपने 500, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये कौन बताएगा। अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस नंबर को एक्सेस करना तो कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल है। ये फंडा समझ में आ गया तो ये बता दोगे आप। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है थोड़ा। सर इसमें अभी भी आप लेक कर रही, जी बताओ बताओ। सर जी डॉट सर आप इसमें का ही ओबीजे आ रहा है। इसके साथ आप डॉट लगा के ओबीजे लिखकर फिर उसको डॉट लगा के फ्लैट नंबर लिखेंगे। ये तो अनडिफाइंड बता रहा है। ऑब्जेक्ट और एड्रेस तो एक्सेस हो गया ना हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, फ्लैट नंबर वाली, तो मैं लिखूंगा फ्लैट नंबर। फ्लैट नंबर से किया तो वो उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके नंबर को एक्सेस करना तो डॉट लगाऊंगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। ये देखो, नंबर आ गया 500। तो ये काम कैसे कर रहा है,
वो बड़ा ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसको एक्सेस किया। उसके बाद क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसकी एक प्रॉपर्टी थी एड्रेस नाम की, उसको एक्सेस किया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये वाली, इसको एक्सेस किया। उसके बाद उसकी ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस की, ये वाली प्रॉपर्टी खुद एक ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, फिर दोबारा डॉट लगाया हमने। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट बना दोगे तो वो भी ऐसे ही एक्सेस होगा, नंबर डॉट फिर उस प्रॉपर्टी का नाम, फिर डॉट डॉट डॉट, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? हमजा, हनीफ, साद, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो। अब आते हैं भाई, इस एरे को कैसे एक्सेस करेंगे, ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये एरे को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू को, ये प्रोग्रामिंग वाली वैल्यू को एक्सेस करना, तो कैसे करूंगा, ये आप लोग बताओगे मुझे। जी हनीफ या साद भाई, आप दोनों में से कोई बताना चाहे तो। सर इसमें कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट हॉबीज फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 2। ओहो, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है हनीफ भाई, जबरदस्त, ये बात गुड यार, यही समझाना चाह रहा था मैं। साद भाई, आपको समझ में आ गया ये फंडा? यस सर, मुझे समझ आ गया। हमजा भाई, आपको तो वैसे भी क्लियर होगा, आई थिंक सो, ये वाला। यहाँ तो कोई सवाल तो पूछे। चलो एक ट्विस्ट करते हैं, मैं इसके अंदर एक एरे बना लेता हूँ और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। अब मुझे जो है ना, इस एरे की ये इसको एक्सेस करना है, सेकंड वैल्यू को, तो कैसे करूंगा? हनीफ या साद भाई, आप दोनों में से कोई बताना चाहे तो। सर इसमें ब्रैकेट में 3 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1। क्या बात है यार, आप तो चैंपियन हो गए हो भाई। अच्छा ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू नेम, इसको एक्सेस करना है, तारीख को, तो उसको कैसे करूंगा? सर ये जो हॉबीज में है, हाँ हाँ, सर इसमें हॉबीज डॉट नेम लिखेंगे। कुछ नहीं होगा, अनडिफाइंड दे रहा है। सर ऑब्जेक्ट डॉट हॉबीज, सॉरी 0 1 2 3 4 लिखेंगे सर, डॉट स्क्वायर और लिख ब्रैकेट में दिया। 4 लिखेंगे, फिर अब उसके बाद लिखेंगे डॉट नेम। क्या बात है, जबरदस्त, बस आपको समझ में आ गया, आई गेस। ओके, क्या बात है, ये इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है, मुझे भी बड़ा कंफ्यूज करता था ये, तो आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में आ गया, तो आई सैल्यूट यू ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। सर टीचर अच्छा हो, समझ आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू। सही बात है। अच्छा, अब थोड़े मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल तो नहीं है, मतलब बच्चे, मैं भी कंफ्यूज होता था, प्रिमिटिव वैल्यू क्या है, रेफरेंस वैल्यू क्या है, ये पास बाय वैल्यू क्या है बहुत ही सिंपल सा जो है टॉपिक है दोनों। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो आपको कंफ्यूज होने भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक हो गया भाई, एक स्लाइड मुझे आप लोगों को दिखानी थी, वो स्लाइड कहाँ चली गई? चलो, प्रिमिटिव वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू हमने शुरू में पढ़ा था, मेरे ख्याल से वो स्टार्टिंग में था, वो स्लाइड जो थी वो स्टार्ट में थी मेरे ख्याल से। इसमें ढूंढना बड़ा अजाब है। हाँ ये रहा, ठीक है, तो ये सारी हम पढ़ चुके हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन,
अनडिफाइंड नल, उसके बाद हमें नॉन प्रिमिटिव में देखा था ऑब्जेक्ट और अरे और फंक्शन और डेट, और अभी इसको नहीं पढ़ा। तो दो तरीके की डेटा टाइप होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, और प्रिमिटिव को हम, जो वैल्यू में बता रहा था आपको, ये प्रिमिटिव वैल्यूज वर्सेस रेफरेंस वैल्यू। तो रेफरेंस वैल्यूज में यहाँ डेटा टाइप में कौन आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये अरे आ जाता है। ये दोनों क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, पर आप अभी समझ लो कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन, अनडिफाइंड और नल, ये सारी क्या थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप थी, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करती है, ये ओनली सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकती है। आप अगर नंबर का वेरिएबल बनाओगे तो उसके हिसाब से नंबर को ही स्टोर कर सकते हो, एक वैल्यू। हम मल्टीपल वैल्यूज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग होगी तो एक ही पूरी स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, चाहे उसके अंदर कितने भी वर्ड जाए, पर स्ट्रिंग एक ही बनेगी। बूलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से अनडिफाइंड उसी तरह। पर ऑब्जेक्ट में आपने देखा कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज हम बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट में आप देखो कितनी सारी मतलब डेटा टाइप्स की हम इसके अंदर चीजें डाल रहे हैं। तो ये क्या है, रेफरेंस के अंदर आता है वो, ये प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव एक तो मतलब इसका मतलब ये कि पुरानी पुरानी चीजों को भी कहते हैं हम, क्योंकि ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेंगे, हर लैंग्वेज में। ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर को काफी लैंग्वेजेस में इंटीजर भी कहा जाता है, ठीक है। पर ऑब्जेक्ट शायद हो या ना हो किसी लैंग्वेज में, जैसे कि सी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, सी लैंग्वेज जो है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेजेस से चलते आ रहे हैं, इसलिए इनको प्रिमिटिव कहा जाता है कि बहुत ही पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। पर ये अभी नए नए बच्चे हैं, तो इसलिए इनको नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। और नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, मैं क्या अभी बकबक कर रहा हूँ, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव भाई आपकी ये वैल्यूज में आपको दिखा देता हूँ। प्रिमिटिव्स आपने बनाया वॉर वैल्यू 1, ठीक है। ये क्या है, एक प्रिमिटिव वैल्यू आपने इसके अंदर डाल दिया। आप सिंगल वैल्यू डाल रहे हो इसके अंदर, ये क्या सिंगल वैल्यू है। आप मल्टीपल वैल्यू इसके अंदर नहीं डाल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कोमा लगा दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो ये क्या प्रिमिटिव वैल्यूज की कैटेगरी में आता है। वैल्यू 2, और यहाँ मैं कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। इसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स तो हैं, पर ये एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक ही डबल कोटेशन के अंदर आती है, तो इसको एक ही स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या सारी प्रिमिटिव में आती है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस रेफरेंस टाइप्स, अरे यार ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है, रेफरेंस टाइप्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं इसको यार कोई भी नाम दे सकता हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप्स में आता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात बताए क्या है, समझने वाली बात आप समझाता हूं मैं। ये आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव टाइप क्या है, मेन चीज अब आने वाली है। ये तो बस आपको दिखाने के लिए भी प्रिमिटिव, यहाँ जिसको प्रिमिटिव वैल्यू कहते हैं वो क्या चीज होती है, और रेफरेंस टाइप जिसको कहते हैं वो क्या चीज है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अब समझने वाली चीज आने वाली है। साद भाई, हनीफ, यस सर। हमजा, ये समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में हम रेफरेंस टाइप जी पढ़ते सर। हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, अरे हो गया। अच्छा, अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, अब वो दिखाता हूं मैं। अब गौर से भाई ये सुनना। वॉर वैल्यू 1, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसके अंदर 20 को स्टोर कर दिया, ठीक है। वॉर वैल्यू 2 इज इक्वल टू, इसको कर दिया मैंने बराबर वैल्यू 1 के। अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो इसका आउटपुट क्या होगा हनीफ, पहले आप बताएंगे फिर साथ बताएंगे। अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आउटपुट कराता हूँ तो उसका आउटपुट क्या होगा सर ट्रू। ट्रू कैसे होगा, क्योंकि वैल्यू फॉल्स मैं ट्रू होगा, इज कंसोल, इक्वल टू फॉल्स होगा ये, क्योंकि आपने नहीं वैल्यू 2 की अरे डिफाइन ही नहीं की ना भाई, वैल्यू। भाई भाई मेरे, मैं कंपेयर नहीं करवा रहा हूँ, मैं जो है पूछ रहा हूँ क्या आउटपुट आएगा अगर मैं वैल्यू 1 लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1 लिखता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 2 20, लिखता हूँ।
तो दोनों का 20 आउटपुट आएगा दो क्योंकि आएगा। आपने उसको दो दो कंसोल लॉग जो है मैं रख रहा हूँ, एक में रख रहा हूँ वैल्यू 1, एक में रख रहा हूँ वैल्यू 2। मुझे आउटपुट क्या देगा, मुझे ये बताओ बस। सर दोनों में 20 आएगा। दोनों में 20 क्यों आएगा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर क्योंकि वैल्यू 2 को आप असाइन कर रहे हैं वैल्यू 1 की वैल्यू और वेरिएबल 1 की वैल्यू। ठीक है, साद भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आउटपुट आएगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का? सर 20 आएगा। दोनों का? यस सर। ऐसा क्यों, इसका लॉजिकल आंसर दे मुझे। सर इसका लॉजिकल आंसर ये कि वैल्यू जो 1 है उस वो बराबर है 20 के, और वैल्यू जो 2 है उसके अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू 1 का वैल्यू 20 है, अगर चलो आउटपुट देख लेते हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो भाई आप दोनों को मुबारक हो, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि वैल्यू 2 को वैल्यू 1 ही असाइन कर रहा हूं तो उसके आउटपुट आएगा। सीधी बात है, इसके अंदर भी 20 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर 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 मैं इसको, ये कंसोल लोग अभी अलग है, ठीक है, अगर 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 मैं वैल्यू 1 और 2 जो है वो कर दूं 40, अब मुझे बताओ वैल्यू 1 क्या होगी, वैल्यू 2 क्या होगी? वैल्यू, सॉरी मैंने लिख दिया गलती से। सर तब अब 20 बताओ वैल्यू 40 1 क्या होगा। होगी, वैल्यू 2 क्या होगी? 20 और 40 होगा। यस सर। साथ भाई? यस सर 20 और 40 होगा सर। चलो देख लेते हैं। वैल्यू 1 सही है, वैल्यू 1 तो ठीक है, वैल्यू 2, ओहो जबरदस्त, क्या बात है, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक तो आप लोग सही खेल रहे हो। अब आते हैं यहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैं एक नेम दे देता हूँ, जीत एज 28, ठीक है, और obj2 बना देता हूँ, ठीक ठीक हो गया। इसको बराबर बराबर कर देता हूँ ओबीजे के, ओबीजे और ओबीजे हमारे पास रहे, ये OBJ1 है और ये OBJ2 है। अब बताओ, O1 और OBJ2 को कंसोल कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा? कर दूं, इनका काम सर हो चुका है आपकी अभी आवाज खत्म। कट रही है। अब कट रही है? सर थोड़ी थोड़ी कट रही है और आपका स्क्रीन जो है वो सर फ्रीज हो चुका है। अभी ठीक है? सर स्क्रीन अभी भी नहीं चल रही। एक मिनट में इंटरनेट को शिफ्ट करता हूँ। थैंक यू यार, मुझे आपने इन्फॉर्म कर दिया टाइमली, ऐसे इन्फॉर्म किया करो। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, अल्लाह करे इस पे मसला ना हो। असल में मैं इंटरनेट से काफी दूर बैठा हूँ ना, तो इस वजह से। अभी ठीक है, मुझे बताओ। सर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है पर स्क्रीन अभी तक वो फ्रीज है। मैं दोबारा रीशेयर करता हूँ इसको। अब बताओ, अब ठीक है? सर स्क्रीन अब ठीक है, ब्लैक आ मुझे रही बताओ। है। अभी भी सर ब्लैक आ अभी रही है? तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यार मैंने शेयर कर दी है, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब बताएं, अब आ रही है? दोबारा रीशेयर किया है मैंने। सर सर अभी अभी भी नहीं आ रही। ब्लैक है सर, नो स्क्रीन। एक मिनट यार, ये जूम का इंटरनेट भी फारिग है, एक मिनट देना मुझे। सर आ गई सर आ गई।
जी सर अब आ गई है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो। जी सर अभी सही है। यस सर, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। देखो मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन को ना, तो ऊपर नीचे हो रही है स्क्रीन, जी जी सर अभी सही है। फ्रीज तो नहीं हुई? अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि वो तो हमने देख लिया, ठीक है, वेरिएबल के साथ, नॉर्मल वेरिएबल के साथ। अब ऑब्जेक्ट का बताओ। मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज दी है नेम और एज की, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया है जिसको ऑब्जेक्ट 1 असाइन कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को मैं कंसोल कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? सर सेम ही आएगा ठीक है, मेरे ख्याल से। सर सेम ही ठीक है आएगा, साहब भाई। ऑब्जेक्ट 1 आएगा सर। ऑब्जेक्ट 1 ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट 1 आ गया, ऑब्जेक्ट 2 सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट में पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम को चेंज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट 2 करना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, इसको मैं कर देता हूँ कपिल, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई मेरे, अब क्या होगा? अब मैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 करूंगा तो क्या होगा? सर ओबीजे 2 मैंने के ऑब्जेक्ट अंदर जो नेम है वो कपिल हो जाएगा सर। और ऑब्जेक्ट 1 वो वहीं रहेगा। और ऑब्जेक्ट वो सर वही रहेगा। वो वही रहेगा। पक्की बात है? पक्की बात है सर लग भाई? रहा है। पक्की बात है? वैसे तो सर आपने वेयर ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 लिखा है, मे बी वो दोनों चेंज हो जाएं। देख लेते हैं ओबीजे 1 और ओबीजे 1, आपको देख ही गया होगा। कपिल देखो, ओबीजे 1 भी चेंज हो चुका है, ओबीजे 2 भी चेंज हो चुका है। जीत ही अब आएगा ये क्या मेरे ख्याल माजरा से। है? ये देखो, चेंज हो गया। मैंने चेंज किसमें किया? साथ में चेंज किसमें किया है मैंने? सर आपने 2 में चेंज किया है। पर ये ओबीजे 1 में कैसे चेंज हो गया भाई? सर एक काम क्योंकि करते हैं ना, ऊपर लिखा मैं हुआ है सर, आपने वेयर किया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट इसको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट 1, ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे हमारे पास। कंकेटिनेशन कर लेते हैं ताकि पता तो चले भाई कौन सा ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये देखो। हाँ, इसने इसको कंकेटिनेट कर दिया भाई, कंकेटिनेट नहीं करना था। इसने इसको भी स्ट्रिंग बना दिया प्लस ऑपरेटर ने। यहाँ टाइप कोवर्जन हो गई जो मैं चाह रहा नहीं था, तो इसकी जगह पे हम ये कोमा ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या फंक्शन है, मल्टीपल आर्गुमेंट लेता है। अच्छा ये देखो, अब ये देखो कि ऑब्जेक्ट 1 भी चेंज हो गया, हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट 1 को छेड़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 की नेम की प्रॉपर्टी को चेंज किया है। बात समझ में आ रही है? हेलो? नहीं सर नहीं आ रही। जी सर। वो तो मैं समझाऊंगा, पर यहां तक ये किस्सा समझ में आ रहा है, एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है एक आपको, कि ऑब्जेक्ट 1 में चेंज किया, 2 में चेंज किया, ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज हो गया। हालांकि अगर आप उसको देखो, यहां पर देखो कि वही सेम फंडा मैंने यहां पर किया हुआ है, यही सेम फंडा मैंने यहां पर किया हुआ है। ये देखो, मैंने वैल्यू 2 को चेंज किया पर वैल्यू 1 पे फर्क नहीं पड़ा। वैल्यू 2 को चेंज किया है, वैल्यू 1 पे फर्क नहीं पड़ा, पर ऑब्जेक्ट में देखो उसमें फर्क पड़ गया। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ रही है आपको? जी जी सर। कि प्रिमिटिव टाइप पे अगर आप चेंज करते हो ना, मतलब चेंज करने का क्या मतलब है कि आपने यही वेरिएबल वैल्यू 1 को वैल्यू 2 को असाइन कर दिया, फिर बाद में वैल्यू 2 को चेंज कर रहे हो, तो वैल्यू 1 पे असर नहीं पड़ रहा है। पर उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट 1 को मैं असाइन कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2 को, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट 1 में भी वो चेंज कर रहा है। तो इसका रीजन ये है कि प्रिमिटिव जो वैल्यूज होती है ना, उनको अपनी एक अलग मेमोरी मिलती है।
रैम के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं, ये हवा में तो स्टोर नहीं होती है, ये सारी चीजें हमारी रैम में मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है। ये वैल्यू 1 कोई ना कोई स्पेस ले रहा होगा, तो इसके लिए एक पिक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, पिक्चर में अगर आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये विजिबल है भाई, ये विजिबल है। यस सर, विजिबल है। तो आप देखो कि ए और बी को मैं असाइन कर रहा हूं ए को, वही काम हो रहा है जो मैंने यहां पर किया था वैल्यूज के साथ। ये देखो, वैल्यू 2 को असाइन कर रहा हूं वैल्यू 1, मतलब वैल्यू 1 को असाइन कर रहा हूं वैल्यू 2 के अंदर, तो यहां पर भी देखो यही हो रहा है। बी को असाइन कर रहा हूं ए को, मतलब वैल्यू 1 को असाइन कर रहा हूं वैल्यू 2 को, ये वैल्यू 2 है समझे, ये वैल्यू 1 है, और इसको असाइन कर रहा हूं। पर इनको देखें कि वैल्यू 1 का अपना एड्रेस है, वैल्यू 1 का मेमोरी के अंदर अपना एड्रेस है, और बी का अपना एड्रेस है। बी ने क्या किया, मतलब उसकी वैल्यू को कॉपी करके अपनी एक अलग जगह बना ली मेमोरी के अंदर। बी ने अपनी मेमोरी के अंदर, जो हमारी रैम है उसके अंदर एक अलग अलग जगह बना ली है। पर यहां पर देखो बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है कि वो दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही जगह को पिन पॉइंट कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को पिन पॉइंट कर रहे हैं। आप ऐसा समझे कि आप जो है ना, इसकी मिसाल में देता हूं आप लोगों को एक स्टोर रूम से, ठीक है। अब स्टोर रूम में क्या है कि भाई एक जो है, कैसे समझाऊं यार, मुझे मिसाल भी नहीं आ रही माइंड में आप लोगों को समझाने के लिए कि ये वाला फंडा आपको कैसे समझाऊं। या यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने बी को, जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसको दिया है बी को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई उसका मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ उसके अंदर, बी के अंदर वो वैल्यू नहीं जा रही है, वो एड्रेस जा रहा है, ये एड्रेस उसके अंदर जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी चीज चेंज में बी के अंदर करूंगा ना, कोई भी चेंज में बी के अंदर करूंगा वो ए के अंदर भी हो जाए, क्योंकि वो एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैं ये मिसाल लूं कि भाई स्टोर रूम के अंदर आप जो है खाली पड़ा हुआ है स्टोर रूम, और उसके अंदर आप जो है वो एक केक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक केक रख दिया है, आपका भाई आता है उस केक को आधा काट लेता है, ठीक है। आपका भाई ने क्या किया, केक को आधा काट दिया, फिर बाद में आप जाके उस केक को देखो तो वो आपको आधा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपका भाई क्या कर रहा है, उसी जगह पे जाके वो चेंज कर रहा है, जहां पे आपने वो चीज रखी हुई उसी जगह पे जाके चेंज कर रहा है। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है, आपने ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 को दे तो दिया है, पर ऑब्जेक्ट 1 ने क्या किया है, अपना एड्रेस उसको दे दिया है, भाई ये ले एड्रेस तू मेरा। अब जो भी चेंज मैं करूंगा ना ऑब्जेक्ट 2 में, वो ऑब्जेक्ट 1 में भी जाए, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रही है। देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, एड्रेस, क्योंकि इनके अंदर पड़ा हुआ है एड्रेस, इनके अंदर वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इनके अंदर पड़ा हुआ है एड्रेस। इनके अंदर क्या पड़ी होती है, वैल्यू पड़ी होती है, और वैल्यू का अपना एड्रेस होता है। पर यहाँ पर देखो ये एड्रेस इसको थमा देते हैं कि भाई ये आप जो चीज पड़ी हुई वो इस रूम के अंदर पड़ी हुई है, तो कोई भी चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, ये आपके पास एड्रेस आ गया है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। हनीफ, ये दोबारा सर समझाइएगा थोड़ी थोड़ी आ जरा। रही है। असल में मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रही ना इसको समझाने के लिए, आपको कैसे समझाऊं ये, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे स्टोर रूम ही याद आ रहा है, तो शायद उससे आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्टोर रूम से ही थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा जो आ रही है अब जहन में। एक मिनट में दोबारा इसको लिख देता हूँ। वो तो समझ में आ गया ना, वो तो वैल्यू से हो रहा है सारा काम जो भी हो रहा है। अगर मैं वैल्यू 1 बनाता हूँ यहाँ पर, वैल्यू 1 20, और वैल्यू 2 40 30, सॉरी वैल्यू 1 के बराबर कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि 20 जा रहा है वैल्यू 1 के अंदर, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 का सन कर रहा हूँ, तो वैल्यू 1 का जो वैल्यू होगा ना उसकी कॉपी बन के वैल्यू 2 के अंदर जाएगी, ठीक है। उसकी कॉपी जाएगी, उसका रेफरेंस नहीं जाएगा, रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस, उसकी मेमोरी का एड्रेस, उसकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उसके पास नहीं जाएगा। अगर उसके पास वो लोकेशन आ गई उस मेमोरी एड्रेस की, तो मैं अगर वैल्यू 2 को चेंज कर दूंगा ना, यहाँ पर 40 कर दिया, तो ये वैल्यू 1 पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास पड़ा हुआ एड्रेस।
तो एड्रेस पड़ा हुआ तो मतलब वो बंदा भी मिल गया उसको। आप ऐसा समझे कि कोई बंदा है, ठीक है, आपको उसने आपसे उधार ले लिया है, ठीक है, अब आप उसको पकड़ना चाह रहे हो कि भाई मेरा उधार वापस कर, और वो कर नहीं रहा है, ठीक है। ये किस्सा समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आपने किसी बंदे को उधार दे दिए पैसे, ठीक है, अब वो उधार आपको चुका नहीं रहा है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। तो अगर आपको उसका एड्रेस मिल जाए कि वो रह कहाँ रहा है, तो आप उसको पकड़ लोगे, है कि नहीं? उसको पकड़ लोगे आप लोग, अगर आपको उसका एड्रेस मिल जाए। अगर आपके पास उसका एड्रेस ही नहीं होगा तो आप कैसे पकड़ोगे इसको? ठीक है, तो वही कहानी हो रही है यहाँ पर। वो एड्रेस नहीं दे रहा है, वहां पर सिर्फ इसको वैल्यू दे रही है, इसको अपनी वैल्यू की कॉपी थमा रहा है। ये वैल्यू 1 क्या कर रहा है, ये अपना एड्रेस नहीं दे रहा है इसको, ये सिर्फ इसको वैल्यू दे रहा है। ये 20 है ना, वैल्यू दे रहा है इसको, ठीक है। तो मैं अगर इसे चेंज भी कर दूं ना बाद में जाके, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट अफेक्ट वैल्यू 1। पर ऑब्जेक्ट के साथ या एरे के साथ ऐसा नहीं होता। रेफरेंस टाइप की जो भी वैल्यूज होती है ना, वो अपना रेफरेंस पास करती है। रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का यही मतलब है ना कि भाई उस बंदे को मेरा रेफरेंस दे देना कि मैंने कहा है। तो उसी तरीके से रेफरेंस यहाँ पर एड्रेस को वो शो करता है कि इस वेरिएबल का मेमोरी की लोकेशन के अंदर एड्रेस क्या है। मैंने बना दी obj1 और यहाँ पर खाली ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है, तो ये थोड़ा इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब obj1 क्या कर रहा है, ये अपना एड्रेस उसको दे रहा है। ये जहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है ना किसी मेमोरी लोकेशन पे, वो मेमोरी लोकेशन आपको ऑब्जेक्ट 2 के अंदर स्टोर करके दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं obj2 को पकड़ लिया तो obj1 को भी मैंने पकड़ लिया। अब ऐसा समझे, obj2 को मैंने पकड़ लिया तो obj1 को ऑटोमेटिकली पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अगर इसको मारूंगा तो इसको भी दर्द होगा, obj1 को। ये समझो वो जुड़वा मूवी नहीं होता है, सलमान खान की जुड़वा मूवी थी, तो एक ट्विन को कुछ भी होता था, वो जो दूसरा ट्विन था उसको भी वो महसूस होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी समझो कि ये ट्विन है दोनों, ठीक है। अगर मैं obj2 में चेंज कर दूं, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी को ऐड कर दूं, ठीक है, डायनेमिकली, तो वो obj1 के अंदर भी जाके ऐड हो जाएगी। अगर मैं कंसोल कर रहा हूं दोनों को, तो आप देखोगे obj1 और obj2, ये देखो, हालांकि obj1 के अंदर नहीं डाली थी, पर ये obj2 और obj1 सेम ऑब्जेक्ट, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो obj2 में करूं या obj1 में करूं, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास उनका लिटरली एड्रेस आ चुका है। तो एड्रेस आ चुका है तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वही समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ए और बी के पास सेम एड्रेस है, देखो 0x001 0x001, पर यहाँ देखो 0x001 और 0x002 है। ए का अलग एड्रेस है, बी का अलग एड्रेस है, ये प्रिमिटिव वैल्यूज है। पर ये क्या है, रेफरेंस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और अरे में ऐसा ही होता है। अब समझ में आया भाई? आप क्लियर हुआ? बस ये समझने की बात है, आप इतना इसको मतलब यूज नहीं करोगे। ये समझने की बात है कि भाई यार ये चीज ऐसे होती है। ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को थमा दोगे, तो अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई वो चेंज करेगा, तो उसके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी चेंज हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। जी, कोई सवाल यहाँ तक? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर ऐसे समझ ले कि सर OBJ2 जो है वो OBJ1 का जिम्मा ले रहा है कि भाई जैसा ये है वैसा मैं हूँ। हाँ, मतलब अगर तुम मुझे कुछ करोगे या मैंने कुछ किया ना, तो उसकी जिम्मेदारी OBJ1 की भी है। आप ये समझे, हाँ अगर मतलब मैंने जो चोरी मैं की है तो चोरी कहूँगा OBJ1 ने ये भी भी की है। वही कहेगा। अगर मैंने मर्डर किया है तो OBJ1 ने भी मर्डर किया है। OBJ2 कह रहा है अगर मैंने मर्डर किया तो OBJ1 ने भी मर्डर किया है। सर अभी समझ आ रहा है। ट्विन कह देना, साहब ट्विन भाई, आपको है समझ में किस्म आया? का, और वो ट्विन सलमान कर खान लो। वाला ट्विन, रियल लाइफ वाला ट्विन नहीं, वो जुड़वा मूवी जी वाला सर, ट्विन है। जी समझ आ गया। रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है कि मतलब एक ट्विन को कुछ हो रहा है, वो दूसरे ट्विन को भी महसूस हो रहा है। तो ये सलमान खान की मूवी है जिसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। आर्ट ऑफ लॉजिक मूवी हाँ होती है वो सारी। जी, अब जो है ना आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आ गया ये। ठीक है भाई, शुक्र है। मुझे लगा तो नहीं समझ में आएगा किसी को भी, क्योंकि ये एक बारी में समझ में आने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा था हमारा रेफरेंस और वैल्यू डेटा टाइप का, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक है दिस कीवर्ड और फैक्ट्री फंक्शन। मैं पहले फैक्ट्री फंक्शन पढ़ा देता हूँ, फिर दिस पढ़ाता हूँ। फैक्ट्री फंक्शन बड़ा इजी सिंपल है। दिस शायद आज नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि दिस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो देखते हैं फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है। भाई एक नॉर्मल फंक्शन ही है, ये पहले आप बात जान लो। फैक्ट्री फंक्शन कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही होता है। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से फंक्शन है। मैं इसको नाम दे देता हूँ फैक्ट्री फंक्शन, नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको पता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम सिंपल ये है कि भैया आपको ये ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है। अब आप सर बोलोगे मुझे कि सर हमारे पास जब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ओबीजे करके, तो हमें ये फैक्ट्री फंक्शन चाहिए क्यों? जब आप ऐसे करके बना सकते हो तो आपको ये फैक्ट्री फंक्शन चाहिए क्यों? आपका ये सवाल होना चाहिए। ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, ये वाला तरीका, मेरी स्क्रीन लेग तो नहीं कर रही? तो सर सही है। ये वाले तरीका ना, ये वाला जो अब अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। ये बड़ा सीधा साधा तरीका होता है ऑब्जेक्ट को बनाने का। भाई आपने क्या किया, वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के उसकी की वैल्यू पेयर लिख दिया, लाइक की, और उसकी वैल्यू आपने लिख दी, ठीक है। तो ये क्या है? अब ये बोलेगा भाई वैल्यू नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। क्या आप लिटरली बना रहे हो उसको? ना आपने इसमें कोई न्यू का कीवर्ड यूज किया, ना कोई कंस्ट्रक्टर यूज किया। आगे जाके हम और तरीके सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। क्या आपने बस कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और उसमें की वैल्यू पेयर में लिखना शुरू कर दिया। पर एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है जिसको कहते हैं फैक्ट्री फंक्शन, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री फंक्शन। इसको हम इतना यूज तो नहीं करते, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई फैक्ट्री फंक्शन नाम की भी कोई बला जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो फैक्ट्री फंक्शन, अब इसको नाम कोई भी दे सकते हो, मैंने फैक्ट्री फंक्शन दिया हुआ है, एक नॉर्मल फंक्शन ही होता है। अब ये करता क्या है? मैं काम करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहां पर, नेम इज इक्वल टू जीत, एज इज इक्वल टू 28, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं बस रिटर्न कर रहा हूं यहां से, इस ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूं। बस इसका काम यही है, ऑब्जेक्ट बनाना और रिटर्न करना, ये इसका काम है। और जब आप इसको कॉल करोगे फंक्शन को, तो ये क्या देगा हमें? ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, और इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर, क्योंकि ये हमें रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने वाली चीज कोई ना कोई वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करनी पड़ती है। तो obj1 इज इक्वल टू फैक्ट्री फंक्शन, और उस obj1 को अगर मैं कंसोल कर रहा हूं, तो आप देखोगे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। उसी तरीके से, सॉरी मुझे यहां पर ये वाली लाइन कॉपी करने दी, obj2 obj2, ये देखो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास बन के आ गए। बात समझ में आ रही है? फैक्ट्री फंक्शन का काम ही यही है, ऑब्जेक्ट बनाना, उसको रिटर्न करना फंक्शन के थ्रू। समझ, यहां तक किस्सा समझ में आ रहा है? अब इसका फायदा मैं बताता हूँ, फायदा क्या, हम यूज क्यों कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं मुझे बताओ। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, और इसको रिटर्न कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ पर कॉल करके ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूँ। यहां तक किस्सा समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ू मैं। हनीफ, हमजा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम है एक हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि ये सेम टू सेम ऑब्जेक्ट मुझे बना के दे रहा है, तो ये मेरे इतना काम का भी तो है नहीं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? मैं चाह रहा हूँ डायनामिक डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कैसे होगा? हनीफ, साथ भाई, आप दोनों में से कोई बताना चाहे। डायनेमिक डेटा मुझे लाना है, ये फंक्शन का ही टॉपिक है, फंक्शन में पढ़ा के आया हूं आप लोगों को, उसी में से ही ये प्रॉब्लम हल होगा। तो ये कैसे हल होगा मुझे बताएं। मुझे अब डायनेमिक डेटा डालना है इसके अंदर। जी भाई बोलो।
डायनेमिक डेटा में कैसे लाऊंगा इसके अंदर? सर इसमें फिर से वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे अगर नेम चेंज करना है तो नेम लिखकर उसको कोई और नेम कैसे दे असाइन देंगे। करेंगे? कैसे कैसे करेंगे? वही पूछ रहा हूँ ना, कैसे सर करेंगे? सर ब्लॉक के बाहर नेम लिखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट नहीं डॉट नहीं, नेम का ये, प्रोड्यूसर। नहीं नहीं, ये तो भाई नहीं हुआ ना भाई। इसमें हमारा फायदा पता क्या हो रहा है? मुझे बार बार ये ना ऐसे नहीं करना पड़ रहा है, OBJ1 OBJ2 करता फिरूं, बस यहाँ पर जाके नाम चेंज कर दूं। तो ये देखो कितनी रिपीटेशन हो रही है। तो ये हमें रिपीटेशन से बचा रहा है, ये कोड की रिपीटेशन से बचा रहा है फैक्ट्री फंक्शन। एक तो ये इसका फायदा है, ठीक है। तो भाई हमने पढ़े थे पैरामीटर और आर्गुमेंट, याद है आप लोगों को? पैरामीटर और आर्गुमेंट पढ़े थे हमने, उसी के थ्रू ये मसला हल होगा। तो यहां पर लेंगे हम पैरामीटर्स, पैरा1, पैरा2, और यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल जाके पैरा1 लिख दूंगा और यहाँ पैरा2 लिख दूंगा। अब जब इसको मैं कॉल करूंगा तो यहां पर मैं दूंगा भाई जीत 28, और यहां पर भाई कपिल 24। अभी आप देखोगे तो ये देखो मेरे पास डायनेमिक डेटा से सारा ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है। तो ये फायदा होता है फैक्ट्री फंक्शन का, कि आपने एक जगह पे उसकी डेफिनेशन सारी लिख ली, फिर बाद में बस एक ही लाइन के थ्रू आप जो है ना अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो कोड रिपीटेशन से बच रहा है, हमारा जो काम है ना ये रिपीटेशन रिपीट नहीं हो रहा है। कि आप ऐसा समझे, ये ऐसे हो रहा है OBJ1 OBJ2, इसको मैंने दे दिया जीत, इसको मैंने दे दिया 28, तो बोल दिया भाई कपिल, इसको बोल दिया मैंने 25। तो वही काम सेम टू सेम ये फैक्ट्री फंक्शन भी मुझे करके दे रहा है। ये जो इतनी सारी लाइनों में काम मेरा हो रहा है ना, वो मैंने कितनी कम लाइनों में कर दिया। देखो कितनी कम लाइनों में मैंने काम कर दिया वो। इसके लिए हम यूज करते हैं फैक्ट्री फंक्शन। ये भी एक तरीका है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का, कि एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दो। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमजा, साद भाई, सर हनीफ। सर ये सर जी ये सर, सर जी सर। नॉर्मल फंक्शन में नहीं हो सकता। क्या? सर ये फैक्ट्री फंक्शन के अलावा नॉर्मल फंक्शन में नहीं हो सकता ऐसा। ये नॉर्मल फंक्शन तो है, ये नॉर्मल फंक्शन ही है भाई, बस इसको नाम मैंने फैक्ट्री फंक्शन दे दिया है। ये नॉर्मल फंक्शन ही है। कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे उसको हम फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं। अब वो नॉर्मल फंक्शन को ही हम फैक्ट्री फंक्शन, बस उसका नाम दे दिया है अलग से, आप ऐसा समझे। जावास्क्रिप्ट वालों ने इसको एक नाम दे दिया है, पर है ये फंक्शन ही। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन बनाते हो तो होता तो फंक्शन ही है, पर उसकी स्पेशलिटी को दिखाने के लिए उसको एक नाम दे दिया मेथड। उसी तरीके से यहां पर इसकी स्पेशलिटी को दिखाने के लिए ये काम क्या कर रहा है उसके लिए इसको नाम दे दिया फैक्ट्री फंक्शन। मैं यहाँ पर जीत भी रख सकता हूँ भाई, ये नाम पे मत जाओ, ये नाम पे मत जाओ भाई, नाम पे मत जाओ। नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये तो मेरे कन्वेंशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। नाम पे मत जाओ, ओके सर, काम समझ पे आ जाओ। ये गया। काम क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, आप ये समझो। अब इसी चीज को और आसान करते हैं, इसी चीज को और आसान करते हैं। आसान कैसे करते हैं? मैं यहां से ये हटा देता हूं और सिंपल ये हटा के यहां से यहां पर रिटर्न लिख देता हूं। अब देखो कोड मेरा और छोटा हो गया, कोड मेरा और छोटा हो गया। मैंने डायरेक्टली यहां पर ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दिया। वेरिएबल बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि पहले वेरिएबल बनाऊं बाद में इसको रिटर्न कराऊं। मैंने डायरेक्टली इसको रिटर्न करा दिया। ये समझ में आया फंडा? मैंने डायरेक्टली यहां से रिटर्न करा दिया इसको, कोई नाम दिए बगैर। ये समझे एनानिमस ऑब्जेक्ट है, जैसे एनानिमस फंक्शन बनाते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, उसी तरीके से इसका भी कोई नाम नहीं, रिटर्न होके फिर बाद में जाके ये इसका नाम बन जाएगा या जो भी इसको कॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी मेथड है ऑब्जेक्ट को बनाने का। एक तो ऑब्जेक्ट लिटरल हमने देखा, दूसरा देखा हमने फैक्ट्री फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और जो जनरली ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
ये तीसरा मेथड होगा। चौथा मेथड कौन सा है भाई? चौथा मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। वो सब बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास के थ्रू, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, उप्स, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो यूज होता है वहां जी, पर। हेरिटेज हेरिटेज का कॉन्सेप्ट होता है ना। जी जी जी, वो सारी मतलब वो पिलर्स हैं उसके, उप्स के। फैक्ट्री फंक्शन समझ में आया आप लोगों को? मुझे बताओ। नॉर्मल सा फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है? वो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट बस। जो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे वो एक फैक्ट्री फंक्शन कहलाता है। होता वो नॉर्मल फंक्शन ही है, बस इसको नाम दे दिया है जावास्क्रिप्ट ने, भाई फैक्ट्री फंक्शन है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। फैक्ट्री का काम क्या होता है भाई? आप उसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल डालते हो, आपको कोई ना कोई वो चीज प्रोड्यूस करके देता है। तो उसी तरीके से ये आपको ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है। क्या आपको बार बार ये जो ना रिपीटेटिव वर्क ना करना पड़े। क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये बार बार ये सेम टू सेम चीज लिख रहे हो? ये सेम टू सेम चीज आप एक जगह पे लिख के रख लो। क्योंकि फंक्शन क्या करता है? फंक्शन भाई एक जगह पे आप कोड लिख के रख लो, उसको बार बार रीयूज करो। तो ये फंक्शन को रीयूज कर रहे हैं, और फंक्शन से काम क्या ले रहे हैं कि भाई ये फंक्शन हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहे हैं, जिसको हम बाद में जाके यूज कर रहे हैं। और इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6। ये देखो, जितने चाहे उतने आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से। थ्री, 4, 5, 6। ये देखो, अभी मैंने वहां पर वैल्यूज चेंज नहीं किए, तो इसलिए बार बार वो कपिल कपिल दिखा रहा है। चेंज करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, फायदा समझ में आ रहा है लोगों को? रीयूजेबिलिटी देखो कितनी जबरदस्त तरीके से हो रही है यहाँ पर। तो रीयूजेबिलिटी को देखो, एक जगह पे आपने डेफिनेशन लेकर रख ली उसकी, आप इसको रीयूज कर रहे हो बस फंक्शन के तौर पे। फंक्शन ही तो है, और क्या है ये फंक्शन ही तो है, कुछ जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हो। अगर मतलब अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया तो फैक्ट्री बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट से बगैर फैक्ट्री नहीं होगा तो ये। नॉर्मल फंक्शन, हाँ, फैक्ट्री का मतलब ये है कि भाई आपको कुछ ना कोई भाई नाम दे दिया, इसका नाम है बस। अब ये जावास्क्रिप्ट वालों ने दिया है ताकि एक सेंस बनाए, मेक सेंस, कन्वेंशन है, आप ऐसा समझे, रूल नहीं, दिस इज कन्वेंशन, कि अब उनकी मर्जी है भाई जावास्क्रिप्ट वालों की। इसको नाम दे दिया है नॉर्मल फंक्शन ही। इसको अब ऐसा मत समझे कोई स्पेशल फंक्शन है, कोई आसमान से उतर गया है, ये भाई ऐसा नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही है। बस ये क्या कर रहा है, आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। और आप देखो इसमें है क्या, वही तो फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमने पैरामीटर लिया और यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसको। वो पैरामीटर में वो जाके आर्गुमेंट सेव होते हैं, फिर वो जाके यहाँ पर असाइन हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस आते हैं ना, जैसे कि मैथ ऑब्जेक्ट हो गया, एरे के मेथड्स हो गए, स्ट्रिंग के मेथड हो गए, मतलब आगे सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि दिस का काफी बड़ा अपना खुद में काफी बड़ा टॉपिक है, तो जिसको आज नहीं छेड़ रहा मैं। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, वरना क्लास आपकी आज एड हो चुकी है। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लो भले। कोई सवाल यहाँ तक? साथ भाई, आपको समझ में आया फैक्ट्री फंक्शन? यस सर, आ गया। फैक्ट्री फंक्शन क्या करता है? सर वही सिंपली फंक्शन है, बस उसमें ये है कि उसमें आप मल्टीपल जो है ना बना सकते हैं उनको। जिस तरह फिर मैं इसको इससे डिफाइन करूं कि इसमें कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। सही है, जबरदस्त। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है इतना, फिर इंशाल्लाह फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।